हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इक्वेशंस आईएएस। आइए कंटिन्यू करते हैं विद द सेम सीरीज ऑफ ज्योग्राफी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ओरिजिन कैसे हुआ है हमारे यूनिवर्स का, क्योंकि अगर हमें अर्थ को समझना है उससे पहले हमें ये जानना होगा कि अर्थ जो है वो पार्ट है हमारे यूनिवर्स का, और ये यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ कैसे आखिर। तो यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड कुछ अलग अलग थ्योरीज हैं जिनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस के बाद नहीं आई, यानी कि अर्ली थ्योरीज, और कुछ थ्योरीज ऐसी है जिन्होंने इन्हीं अर्ली थ्योरीज को बेस बनाया और इन पर फर्दर ऑब्जर्वेशंस रिसर्चेस कंडक्ट करके फर्दर न्यू थ्योरीज को प्रोपाउंड किया। तो अर्ली थ्योरीज में सबसे पहले हम लोगों ने गैसियस हाइपोथेसिस या फिर नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था। इसके प्रोपाउंडर है इमैनुअल कांट, और नेबुलर हाइपोथेसिस से ही हमें समझ में आता है कि ये वो थ्योरी है जो किसी नेबुला के बारे में बात करती है। नेबुला वो क्लाउड होता है जो कि धीरे धीरे करके फ्रिक्शन की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर धीरे धीरे करके मोशन की वजह से उसी स्टार से कुछ रिंग्स जो हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं और बनाते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स को, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नेबुलर हाइपोथेसिस। इसी हाइपोथेसिस का एक एक्सटेंशन और है जिसको हम लोग लाप्लेस नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं। अभी लाप्लेस नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है? ये बिल्कुल वैसा ही है, बस द डिफरेंस इज कि इसमें ये बता दिया गया कि वो जो क्लाउड, जिस नेबुला की बात हम कर रहे थे, वो क्लाउड आखिर बना कैसे है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि टर्म लाप्लेस क्या है। तो लाप्लेस जो है वो इसके प्रोपाउंडर हैं, प्रोपाउंडर ऑफ दिस थ्योरी। प्रोपाउंडर कौन है इसके? पेरी लाप्लेस। पेरी लाप्लेस, इन्होंने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया है, और इन्होंने जो चेंजेस इस थ्योरी में बताए या फिर जो एडवांसमेंट्स इन्होंने इस थ्योरी में दी वो कुछ ऐसे हैं कि जिस नेबुला की बात हम कर रहे थे, जिस नेबुला से अल्टीमेटली स्टार बना था जिसको हम लोग सन कंसिडर करते हैं, और उस सन के चारों तरफ बाकी सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडीज और प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं, उस सन का क्रिएशन किस तरह से हुआ है बेसिकली हमें ये वो बताता है। तो नेबुला क्या है? नेबुला एक क्लाउड है डस्ट और गैसेस का। ये हमें पिछली वीडियो में, पिछले थ्योरी में ही समझ में आ गया था, लेकिन इस थ्योरी में जो चेंज आया है वो ये है कि जो क्लाउड, डस्ट और गैसेस की मैं बात कर रही हूँ, इसमें वो कौन सी गैसेस हैं। लाप्लेस ने हमें बताया कि वो कौन सी गैसेस हैं जिनके मतलब एग्जिस्टेंस की वजह से ये नेबुला जो है वो फॉर्म होता है। तो ये जो गैसेस हैं, ये गैसेस है हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये वो गैसेस हैं जो कि इस नेबुला या फिर इस क्लाउड में प्रेजेंट होती है। जब धीरे धीरे करके ये क्लाउड मोशन में आता है तो इन गैसेस के हेवी होने की वजह से ये गैसेस सेंटर में आकर के कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती है। जब ये गैसेस, लेट्स से ये क्लाउड है और इस क्लाउड के सेंटर में ये गैसेस जो है कॉन्सेंट्रेटेड हो गई हैं, तो यहाँ पर ये सेंटर इसको क्या प्रोवाइड करेगा? एक कोर प्रोवाइड करेगा, है ना। और धीरे धीरे करके इस कोर में क्या शुरू होगी? न्यूक्लियर रिएक्शंस स्टार्ट होंगी। न्यूक्लियर रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है? क्योंकि जब जो है हमारा जो हाइड्रोजन है वो धीरे धीरे करके हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू होता है। वो कन्वर्ट क्यों होता है? क्योंकि उसका जो एटम होता है वो स्टेबल नहीं होता, उसके एटम के जो पार्ट्स होते हैं दैट आर नॉट स्टेबल। तो वो अपनी इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? फ्यूज़ करने लगते हैं। एटम्स आपस में फ्यूज़ करने लगते हैं, न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज़ करने लगता है, मिक्स होने लगता है दूसरे एटम के साथ, और यही फ्यूजन, इसी फ्यूजन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और यहाँ से शुरू होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस। जब हाइड्रोजन में ये न्यूक्लियर फ्यूजन होती है तो हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है इनटू हीलियम, है ना। और यही कन्वर्जन, ये जो रिएक्शन हो रही होती है, इस रिएक्शन में इसका रिजल्ट होता है बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी लाइट और हीट, और इसी एनर्जी, लाइट और हीट की वजह से ये क्लाउड धीरे धीरे करके क्या होने लगता है? इल्यूमिनेट होने लगता है, लाइटन अप होने लगता है, और इट स्टार्ट्स टू लुक लाइक अ स्टार, है ना। और फिर यही स्टार की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि स्टार की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। इन्हीं में से एक स्टेज ऐसी आती है जब इट स्टार्ट्स टू लुक लाइक अ सन, है ना। और जब ये सन वाला जब ये फॉर्म ले लेता है तो धीरे धीरे करके एज पर द प्रीवियस थ्योरी, इस थ्योरी में हमने क्या ऐड किया? सिर्फ ये ऐड किया कि जो नेबुला जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो नेबुला में जो प्रेजेंट गैसेस हैं वो गैसेस कौन कौन सी है? हाइड्रोजन और हीलियम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं किया था।
ये कॉन्सेप्ट हमारा इसी वीडियो में इसी थ्योरी के बाद आया है, ठीक है। अब क्या हो जाता है जब सन की फॉर्मेशन हो जाती है तो वही सेम थिंग, सन जो है अपने एंगुलर वेलोसिटी में आ जाता है, सन घूमने लगता है और घूमने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सन से बाहर की तरफ कुछ रिंग्स जो हैं वो निकलते हैं और उन रिंग्स के यूनिफॉर्म ना होने की वजह से उन रिंग्स में कुछ नॉट्स बन जाते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लेट्स से कि एक सन है और बाहर की तरफ इसके घूमने पर बाहर की तरफ कुछ रिंग्स जो हैं वो निकलने शुरू होंगे इस तरह से, ठीक है। और क्योंकि ये रिंग्स जो हैं ये रिंग्स भी यूनिफॉर्म नहीं है, इन रिंग्स के यूनिफॉर्म यानी कि कहीं कहीं पर कुछ क्लस्टर्स बने हुए हैं, कुछ नॉट्स बनी हुई हैं। सो लेट्स से यहाँ पर कोई नॉट बनी है, यहाँ पर कोई नॉट बनी है, इधर कोई नॉट बनी है ना, तो यही नॉट्स फिर धीरे धीरे क्या होंगी, ये भी सेम वही प्रोसेस से गो थ्रू करेंगी और धीरे धीरे करके फ्रिक्शन की वजह से इनके अंदर भी इतनी हीट डेवलप हो जाएगी कि इनका एक कोर फॉर्म हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं ना अर्थ के अंदर अर्थ के 3 लेयर्स हैं और सबसे इंटरनल लेयर जो है वो अर्थ की कोर है, जो कि अर्थ के लिए सोर्स ऑफ हीट है। अर्थ का जो टेम्परेचर है उसमें अर्थ का कोर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अर्थ की टेरेस्ट्रियल हीट में, है ना। सो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे सेम हमने यहाँ देखा था नेबुला के केसेस में, इसको एक कोर मिली और फिर कोर क्या बनी, इसके लिए सोर्स बन गई हीट का, लाइट का। सिमिलरली इन नॉट्स में भी क्या होगा, धीरे धीरे करके जब ये नॉट्स मूव करने लगेंगी मोशन की वजह से क्या होगा, इसके पार्टिकल्स भी आपस में टकराने लगेंगे, पार्टिकल्स टकराएंगे, पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, है ना। और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, इनके अंदर भी एक कोर फॉर्म हो जाएगी। कोर के फॉर्मेशन के बाद फिर धीरे धीरे करके दे विल टर्न इनटू अ प्लेनेट और इस तरह से 9 डिफरेंट प्लैनेट्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगे अराउंड द सन एज पर दिस थ्योरी, है ना। अब जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लॉजिकल लग रही होंगी, मुझे भी लॉजिकल लग रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं दैट आर नॉट इजी टू एक्सेप्ट, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत साइंटिफिक, बहुत लॉजिकल नहीं है। सो इसी सेम ऐसा ही थॉट जो है बाकी थिंकर्स के दिमाग में जो है डेवलप हुआ कि कुछ चीज़ें तो ठीक है समझ में आती हैं, लॉजिकल हैं, रैशनल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लग रही थी कि इस तरह से कैसे 9 रिंग्स निकले और 9 रिंग्स के बाद उनके ऊपर प्लैनेट्स जो हैं वो फॉर्म हो गए। सो इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए उन्होंने क्या किया, और ज़्यादा रिसर्चेस कंडक्ट की और ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस करना शुरू किया और इसके बाद भी कुछ थ्योरीज आई जिन्होंने फर्दर इस मिस्ट्री को रिजॉल्व किया कि एक्चुअल में यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ कैसे। तो ऐसी ही एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं द बाइनरी थ्योरी, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं हम लोग। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सारी की सारी अर्ली थ्योरीज है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो बाइनरी थ्योरी, तो धीरे धीरे करके हमारे कुछ क्वेश्चंस जो है ना, अभी हमारा क्वेश्चन हमें ये समझ में आ रहा है, ठीक है न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से सन का क्रिएशन हो गया, लेकिन हमें ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि सन के क्रिएशन के बाद आखिर ये प्लैनेट्स कैसे क्रिएट हुए। ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं लग रहा था, है ना। तो बाइनरी थ्योरी की हेल्प से हम समझेंगे कि सन के बाद ये प्लैनेट्स का क्रिएशन कैसे हुआ एज पर दिस थ्योरी। तो आइए बाइनरी थ्योरी को समझते हैं। So binary theory, it was propounded by Chamberlain and Moulton. Propounded by Chamberlain and Moulton. और इस थ्योरी के हिसाब से इनका कहना था कि पहले सिर्फ एक ही मेन स्टार था, जो कि अभी हमने देखा कि वो स्टार कैसे बना, यानी कि सन, ठीक है। एक ही मेन स्टार था और यूनिवर्स में एक दूसरा स्टार कभी इसके पास से गुजरा। तो जब वो दूसरा स्टार इसके पास से गुजरा तो उस स्टार के ग्रेविटेशनल पुल ने क्या किया, इसका कुछ मास एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट। तो जब वो इसके पास से गुजरा तो उसके ग्रेविटी की वजह से इससे कुछ चीजें जो है एक्सट्रैक्ट आउट हो गई, स्कूप आउट हो गई, बाहर की तरफ निकल गई। और वही मास जो इसका बाहर की तरफ निकला, धीरे धीरे करके उन्होंने सर्कुलर शेप लेनी, स्फेरिकल शेप लेनी शुरू कर दी और वो बन गए क्या, प्लैनेट्स। तो इस थ्योरी के हिसाब से प्लैनेट्स का क्रिएशन कुछ इस तरह से हुआ था। अब अगेन कुछ लोगों ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया, बट क्रिटिक्स भी थे जिन्होंने कहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई दूसरी सेलेस्टियल बॉडी का ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग हो
कि उसने सन के मास को ही एक्सट्रैक्ट आउट कर दिया। ऐसे कितना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल था। तो ये अगेन कई लोगों को ये एक्सेप्ट करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, रेशनल नहीं लग रहा था। तो इसके बाद भी और कुछ थ्योरीज आई और अल्टीमेटली कुछ ऐसी थ्योरीज आई जो कि काफ़ी हद तक जो है हमें लॉजिकल लगी और वाइड एक्सेप्टेंस जो है उन्हें मिला, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई और वाइड एक्सेप्टेंस उन्हें मिला। इनमें से एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब से नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो उन सभी थ्योरीज़ को डिस्कस करेगा जो कि मॉडर्न थ्योरीज़ हैं। अभी तक हमने अर्ली थ्योरीज़ जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं। अब इन्हीं अर्ली थ्योरी के बेसिस पर फर्दर ऑब्जर्वेशंस होंगी और मॉडर्न थ्योरीज़ जो हैं वो कंडक्ट की जाएंगी, है ना। तो मॉडर्न थ्योरीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बने रहिए हमारे वीडियोज़ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे और भी अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। उन सभी का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।